ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। शुक्राना हमारे मालिक का जो हमें पल पल बहुत प्यारे सत्संग देते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें ऐसे कष्टों से बचाते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और गुरु जी हमारा कल्याण भी कर देते हैं। ऐसा ही एक सत्संग है, बहुत ही प्यारा, आंटी जी का गुड़गांव से रजनी आंटी हैं और आप उनका पूरा सत्संग सुनिएगा ताकि आपको गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिले और आपको पता चले कि गुरुजी कैसे हम लोगों का कल्याण करते हैं, पल पल हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब आंटी जी का सत्संग सुनिएगा। जय गुरुजी। नमस्कार संगत जी, हम बहुत भागा वाले हैं जो आज गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं। जहां भी बैठी है संगत, सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आप इस सत्संग से जुड़ रहे हैं। हम ये सत्संग भागव वाले को ही मिलता है। जलंधर में गुरु जी के शब्द लगा होता था, बिन भागा सत्संग न लभे, मिल संगत मैल परिजे जियो। तो यही बात है कि ऐसे महापुरुषों के सत्संग बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से हमारा गुरु जी से मेल हुआ। मेरे हस्बैंड पन्नू अंकल गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला पॉलिटिकल साइंस से एडहॉक प्रोफेसर लग के 1967 से गए। इनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी। तो गुरु जी भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे। गुरु जी उस समय बीए सेकंड ईयर में थे। रोज की क्लास लेनी। एक दिन क्या हुआ कि दो स्टूडेंट्स जब पन्नू अंकल लेक्चर दे रहे थे तो वो बातें कर रहे थे। लेक्चर देने के बाद इन्होंने उन दो स्टूडेंट्स को खड़े किया और बोला कि बताओ मैंने क्या पढ़ाया है। अब उनका ध्यान तो बातों में था, वो नहीं बता सके। तो ये बोले कि अगर बातें करनी है तो क्लास से बाहर निकल कर करा करो, वरना ध्यान दिया करो क्लास में। पीरियड ओवर हुआ तो पन्नू अंकल बाहर आ गए। बाहर आए तो गुरुजी उनके साथ ही उनके पीछे आ गए और आकर उनको बोलते हैं, प्रोफेसर मेरी गल सुन, मैनू ना क्लास खड़ा कर ली। अगर मैनू खड़ा कर लिया मैं जवाब नहीं देना, फिर तू समझेगा मेरी बेइज्जती होगी। एंड ही वाज एस्टोनिश्ड टू बी ए स्टूडेंट। आके मैनू इस तरह कह गया। ये लाइब्रेरी स्टाफ रूम में गए और वहां बात की कि वो जो निर्मल सिंह नाम का लड़का है मेरे को बाहर निकलकर क्लास से ऐसे बोल गया कि मेरे से क्वेश्चन मत पूछना। तो स्टाफ मेंबर कोई बोले कि छोड़ो, ये तो फकर है, कोई कहे कि इसकी समझ ही इतनी है, इसका गुस्सा नहीं करना। तो ज्यादा यही कहते थे कि ये फकीर है, इसका पढ़ाई में मन नहीं है ज्यादा। तो पन्नू अंकल को थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होने लगी। पन्नू अंकल और गुरु जी की बातचीत चलती रही। सेशन खत्म हो गया तो ये एडहॉक थे, छोड़ दी नौकरी वहां से और इनकी अपॉइंटमेंट अमृतसर में हो गई, वहां चले गए। गुरु जी को पता न चला कि कहाँ गए। उन्होंने इनके कलीग से पूछा कि प्रोफेसर पन्नू कहाँ चले गए। वो कहने लगे कि उनको तो अमृतसर में जॉब मिल गई, वहां चले गए। पर अचानक क्या हुआ कि 2 महीने के बाद इनकी परमानेंट सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गई एज ए पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर। तो ये दोराहा के पास एक राणा साहब गवर्नमेंट कॉलेज था, वहां इनकी अपॉइंटमेंट हो गई। गुरु जी को फिर पता चल गया कि प्रोफेसर पन्नू लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज राणा साहब आ गए। जो राणा साहब है वो गुरु जी के पिंड से ज्यादा दूर नहीं है। जितनी दूर मलेरकोटला पड़ता था उतनी दूर ही इधर को वो राणा साहब का कॉलेज था। तो गुरु जी साइकिल पर कॉलेज में आए, पन्नू अंकल को मिले और कहने लगे कि आप अमृतसर चले गए थे, अब आए हो, मेरे को पता चल गया कि आप आए हो, इसलिए मैं आपको मिलने आया हूं।
वहां इसी तरह इनका मेल मिलाप चलता रहा। तब हमारी शादी नहीं हुई थी। 73 में हमारी शादी हुई तो हमने राडा साहब से फिर गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला की ट्रांसफर करवा ली। फिर तो गुरुजी को भी मिलना और भी इजी हो गया। गुरुजी इधर उधर आते जाते कॉलेज में इनको मिलते रहते थे। उसके बाद गुरुजी ने, हमारे बच्चे हुए, 3 बेटियां हुई, गुरुजी ने घर आना शुरू कर दिया। तभी पता लगता था कि मोस्टली संडे को आते थे कि गुरुजी गेट पे खड़े हैं। ज्यादातर वो सफारी सूट पहना करते थे, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। तो जब देखना कभी हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कभी महीना 2 महीने भी निकल जाते थे। आते थे तो बहुत देर बैठते थे। जब आते थे कई बार तो सुबह 10 बजे पहुंच जाते थे, तो मैंने उनको चाय का कप बना कर दे देना, चाय पी लेनी, फिर बैठ जाते बातें करने। दोपहर हो जाना, हमने लंच करना, मैंने कहना आप भी लंच कर लो, तो बोलते थे नहीं बहन जी, चाय पीनी थी, पी ली। मैंने कहना फिर चाय और बना देती हूँ, नहीं मेरा फास्ट है। उस समय गुरुजी का सवा महीने का शिवरात्रि के पास आकर फास्ट हुआ करता था। मैंने सोचना कि देखो हमने पहले ब्रेकफास्ट किया जब ये आए, फिर हमने लंच कर रहे हैं, चलो मैं एप्पल काट कर दे देती हूँ। एक बार मैंने एप्पल काट कर दे दिया तो बोलने लगे नहीं बहन जी, मैंने बस चाय पीनी थी, वो पी ले, और कुछ नहीं खाना, मेरा फास्ट है। सारा सारा दिन बैठे रहना, बच्चों ने उनके पास खेलते रहना, उन्होंने भी बच्चों के साथ बातें करते रहना। तो कई बार पन्नू अंकल को किसी काम से बाजार जाना पड़ता था, तो ये बोलते थे कि मेरे को बाजार का थोड़ा सा काम है, मैं चला जाऊं। कहते हाँ हाँ अपना काम करो, मैं बैठा हूं। तो मैंने कहा कि आप इतनी देर बैठे रहते हो। मैं पन्नू अंकल से पूछा कि क्या बातें करते हो। ये कहते कि कुछ बातें करते हैं, घंटा घंटा हम चुप भी बैठे रहते हैं दोनों, कोई बात नहीं होती। तो कई बार ऐसा होना कि गुरुजी ने कई बार तो बता कर जाना कि अब मैं जा रहा हूँ, 5 बजे शाम को मेरी लास्ट बस जाती है मेरे पिंड को। कई बार बताते भी नहीं थे, जब देखना ड्राइंग रूम खाली होना है। चलो ऐसी लीला चलती रही, गुरुजी से मेल मिलाप होता रहा। फिर गुरुजी की भक्ति भी बढ़ती गई, शक्ति भी बढ़ती गई, दोनों बातों साथ साथ होती रही। तो गुरुजी चंडीगढ़ में चले गए। चंडीगढ़ में किसी मिनिस्टर के घर उसने एक कमरा दिया हुआ था, वहां रहते थे। तो पन्नू अंकल इनको वहां मिलने जाते थे। गुरुजी वहां 9 बजे से पहले पहले मिलते थे, बाद में ऐसे कोई न कोई आता था, उनको ले जाता था, और शाम को गुरुजी कमरे में आते थे। तो वहां जाकर पन्नू अंकल क्या देखते थे कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भजन लाल, उसकी मदर, कभी देवी लाल, कभी कोई ऐसे लोग बैठे थे। तो ये बड़े हैरान हो जाते थे कि मेरे को आकर बताते कि वहां आज वो था, वहां वो था। तो कई बार किसी ने बोलना कि पन्नू उनको बोलकर मेरा ये काम करवा दो, तो इन्होंने कहना अच्छा मैं जाता हूँ, बात करूंगा आपकी। गुरुजी को बोलना कि फलाने का ये काम है, आप करवा दोगे? उन्होंने कहना हाँ जी करवा दूंगा। क्योंकि शक्ति बढ़ रही थी, तो इनके कलीग जिनको बोलने लगे कि पन्नू तेरे 3 बेटियां हैं, कभी तूने आपके बारे में नहीं पूछा कि आपके बेटा नहीं है? कुछ तो बताएंगे, कुछ पूछ ले उनसे। अंकल कहने लगे नहीं, जैसे अभी शब्द लगा था बिन बोले सब कुछ जानदा। सो वही बात है, उनको पता है क्या देना है क्या नहीं देना। मांगने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा इनसे। सो इनका आपस में आना जाना चलता रहा। फिर हमारी ट्रांसफर मलेरकोटला से गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना की हो गई। गुरुजी भी चंडीगढ़ छोड़कर जलंधर आ गए। पहले वो ग्रीन एवेन्यू में रहा करते थे, पन्नू अंकल लुधियाना से वहां जाते थे, और गुरुजी भी जब भी लुधियाना आते थे तो पन्नू अंकल को कॉलेज में मिल जाते थे आकर।
कभी कॉलेज से लेट आना तो मैंने पूछना कि आज बड़ा लेट हो गए, तो कहना कि वो आए थे मिलने वास्ते, हम कैंटीन में बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे कि पता ही नहीं चला इतना टाइम हो गया। ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर गुरुजी यहाँ डिफेंस कॉलोनी में, अब मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, वहां शिफ्ट हो गए। ये हम 90 में हमने भी कहा कि हमको भी जलंधर ले चला करो, आप तो अकेले चले जाते हो। ये कहते कि गुरुजी इधर आ जाते हैं तो क्या है, आपने चलना है तो चलो। तो एक क्या हुआ कि मेरी छोटी बेटी को बुखार रहने लगा। बुखार 99 से ऊपर नहीं होता था। हमने सब ये एलोपैथी होम्योपैथी सब पैथीज ट्राई की तो उसका बुखार नहीं जाता था। गुरुजी के पास गए, गुरुजी को बोला कि गुरुजी बेटी का 99 से बुखार टूट नहीं रहा। गुरुजी का स्टेथोस्कोप होता था नॉर्मल स्टील का स्पून। गुरुजी ने एक स्पून लिया, उसके लगाकर देखा, कहते कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। ऐसे करो 5 रुपए की हरी मिर्ची मंगवा लो। हरी मिर्ची मंगवाई तो उन्होंने ब्लेस करके दी थी कि इसकी जो मिडिल फिंगर है उसके दोनों तरफ एक एक मिर्च रखकर उसके ऊपर हरी पट्टी और उसके ऊपर मलमल की गिल्ला कपड़ा बांध देना और बुखार ठीक हो जाएगा। पर परसों को क्या होगा, आफ्टर 1 डे इट मीन्स कि इसका फेस और आईज सब कुछ रेड हो जाएगा, तो आप घबराना मत। वही बात हुई कि तीसरे दिन बेटी का फेस बिल्कुल रेड और आईज भी रेड हो गई, बुखार उतर गया। तो गुरुजी ने ये बोला था कि इसको गन्ने का जूस पिलाया करो और अनार का जूस पियो। ऐसे गुरुजी की लीला होती थी। बुखार ठीक, बेटी ने, गुरुजी ने कहा था कुछ दिन ज्यादा बांध देना, 2 टाइम बांधना। 2-3 दिन हमने 2-2 बार बांधा, बस। फिर बच्ची थी 6-7 में पढ़ती थी तो नहीं बांधा गया ज्यादा। उसके बाद हमको क्या इतना रहता था मन में कि चलो जलंधर चलें, चलो जलंधर चलें, कोई भी टाइम मिलना तो हम चले जाते थे। तो गुरुजी भी इधर उधर आते जाते हमारे घर काफी आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ, रात को गुरुजी आए। जैसे इंडिया में होता है कि मेड आती है, सुबह आई सारा घर का काम कर गई, शाम को फिर आई किचन समेट गई और किचन के बर्तन वगैरह कर गई। अगर नहीं आती तो लेडीज लेजी हो जाती हैं कि चलो ऐसे ही बर्तन छोड़ देते हैं, सुबह फिर आएगी आप ही कर जाएगी। उस दिन हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि मेड शाम को आई ना, तो हमने वो बर्तन वैसे के वैसे रख दिए और निकाल लिए तो खाना खा लिया। पर गुरुजी रात को आ गए। बेटी उठकर चाय बनाने गई तो गुरुजी भी साथ ही चले गए। कहते आज आपको मैं चाय पिलाता हूँ। तो हमको बड़ी शर्म आई कि ये क्या है भाई, किचन में खलारा पड़ा है, आज मेड ने आई, क्योंकि गुरुजी सफाई पसंद बहुत थे। गुरुजी ने चाय बनाई, इतनी मजेदार चाय बनाई भी, खूब लौंग इलायची डाला, खूब चीनी डाली और छान कर चाय फेंट ली जग में, फिर उसको फिर गर्म किया। कहते आज मेरी बनी चाय पियो। उस दिन के बाद हमने ये कसम खा ली थी कि अगर मेड शाम को नहीं आती तो हम कभी बर्तन ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो हमारा जलंधर जाना इतना बढ़ गया कि पन्नू अंकल कई बार क्लास छोड़कर आ जाते थे कि मेरा मन नहीं लगा क्लास में, मैं तो जलंधर जा रहा हूँ। कई बार सब नहीं जा सकते थे, फैमिली में एक चला गया, 2 चले गए। तो जब कोई वापस आता था तो हमारा पहला क्वेश्चन होता था, गुरुजी ने आज कौन से कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। अच्छा, हमारे पास ना कोई गाड़ी थी तो ना कोई फोन होते थे तब इतने। हम रहते थे फिरोजपुर रोड पे, तो जलंधर बाईपास तो काफी सारा शहर दूसरी तरफ हो जाता है। अपने घर से निकलते थे, पहले एक ऑटो लेना, फिर दूसरा ऑटो लेना, फिर जलंधर बाईपास पहुंचना, बस लेनी, बस लेकर वहां डिफेंस कॉलोनी
कि आगे यहाँ जब इधर से जाते हैं लुधियाना की तरफ से, तो खालसा कॉलेज के आगे बस रुकती थी। हमारी कोशिश होती थी कि यहीं रुक जाएं तो गुरुजी की जल्दी पहुंच जाएंगे। कई बार वहां से हमने फिर रिक्शा ले लेनी है, हालांकि वहां से तो 1 फरलांग भी की दूरी है। उधर बैठे रहना गुरुजी के पास। अगर हमने कहना कि गुरुजी अब हम जाएं, तो गुरुजी ने बोलना, नहीं भैन जी बैठो, तुसी इंज ना क्या करो, जल्दी ना करया करो, हुण बैठो, मौका भागां वाले हो, फिर तुसी मैनू तारियां विचों लभ्या करोगे। सानू बड़ी हैरानी होनी भी गुरु जी इंज क्यों कहते ने भी तारियां विचों लभ्या करोगे। गुरु जी ने हमारे साथ बैठकर लंगर करना। हम दो चार लोग ही होते थे, चटाई बिछ जाती थी, चटाई पर थालियां लगाकर गुरु जी खुद हमको लंगर सर्व करते थे और आप भी हमारे साथ लंगर किया करते थे। तो गुरु जी की कोशिश होती थी कि ये वापस बस में ना जाए। कहना कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, कोई ना कोई आता होगा तो आपको भेज दूंगा। कोई ना कोई लुधियाना से कार वाला आता जाता था, तो उसको कहते थे इनको ले जा, तो वहां इनके घर छोड़ना है और वहां चाय पी कर जाना। ठीक है, जो छोड़ने आता था हम उसको ऊपर ले जाते, अपने घर चाय पिलाते। और एक था कि वहां लंगर जरूर देते थे हम। गुरु जी को समोसे और जलेबी बड़ी पसंद थी, तो जो भी हमको छोड़ने आता था हम भी उसको जलेबी और समोसा जरूर खिलाते थे। जब हम फिर वापस आते थे तो गुरु जी फिर वेरीफाई करते थे कि बहन जी आपको अच्छी तरह छोड़कर आया था। वो जो छोड़ने जाता था उससे भी पूछते थे कि कहाँ छोड़ा था आपने। सो ऐसी उनकी मौज थी, बहुत मेहरबानी की उन्होंने हमारे पर। तो हम तो जिस मुकाम पर आज पहुंचे हुए हैं ये सब गुरु जी की मेहरबानी है। जहां जहां मेरे बच्चे बैठे हैं मैं बताऊंगी सब कैसे कैसे हमारा कल्याण किया उन्होंने। तो क्या हुआ कि मेरे 1990 में गॉल स्टोन हो गया। अल्ट्रासाउंड करवाया तो 26 mm का स्टोन था और मल्टीपल थे काफी। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मेरे स्टोन है। डॉक्टर कहता है सर्जरी होगी। गुरुजी कहते भैन जी नहीं, सर्जरी नहीं करवानी, आप ठीक हो जाओ। उन्होंने फिर वही अपना स्टेथोस्कोप यूज किया और कहते पान के पत्ते मंगवा लो। मेरे गॉल ब्लैडर पर पान के पत्ते रख दिए तो अपना काम कर दिया। 2-3 बार ऐसे किया तो देख लो कितनी देर हो गई है। मेरे को कोई खाने में प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी खाऊं, कभी पेन नहीं हुआ, तब से बिल्कुल ठीक हूं। तो जब डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी तो हम थोड़े से परेशान हो गए, क्योंकि मेरे इन लॉज और पेरेंट्स की फैमिली में से सभी लोग कनाडा गए हुए थे, कोई नहीं था हमारे पास। तो मैंने फोन पर अपने पेरेंट्स को बताया कि ये बात है। मेरे फादर कहने लगे कि बेटा मैं आऊंगा ना अब, तो मेरे आने पर सर्जरी करवाना, पहले नहीं करवाना। मेरे फादर आ गए तो बोले कि चलो अब आपकी सर्जरी करवा देते हैं, मैं आ गया हूँ। मैंने कहा पापा जी नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई सर्जरी नहीं करवाना। कहते ऐसे कैसे ठीक हो, अब दर्द बंद हो गया तो आप समझती हो ठीक हो। मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो मैंने उनको हौली हौली सारी बात बता दी, क्योंकि वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। ये पुलिस वाले जल्दी जल्दी किसी की बात पे रिलाई नहीं करते। पर वो मान गए और मेरे को बोले कि अच्छा मेरे को भी मिलाना उनको। मैंने कहा ठीक है मिला दूंगी। फिर 2-4 दिन बाद फिर बोले बेटा कब मिलाएगी। मैंने कहा मिला दूंगी। फिर 1 दिन बाद फिर बोले कि कब मिलाएगी। मैंने कहा मैं देख रही थी कि जब तक इनके मन में कोई बर्निंग पैशन नहीं होएगा तब तक नहीं लेकर जाऊंगी इनको वहां। तो एक दिन मेरे को थोड़ा सा गुस्सा करके कहने लगे बेटा अगर नहीं लेकर जाना तो मेरे को एड्रेस बता दो, मैं टैक्सी लेकर खुद वहां चला जाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ले जाऊंगी। अब आपके मन में इतना पैशन है तो जरूर चलेंगे, पर मैं
कल को पहले गुरुजी से पूछ कर आऊं, क्योंकि हम गुरुजी की इजाजत के बगैर कभी किसी को लेकर नहीं जाते थे, पहले पूछ कर आते थे। मैं वहां गई, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे फादर आए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं। कहते ठीक है बहन जी। वैसे वहां जलंधर में जो सत्संग होता था ना, तो गुरुजी मोस्टली 11 साढ़े 11 छुट्टी कर देते थे। कहते कल को मैं जल्दी छुट्टी कर दूंगा, आप 10:30 आ जाना। उन्होंने 10:30 तक छुट्टी कर दी और इधर से हम चले गए। मेरे फादर और गुरुजी 3-4 घंटे बहुत बातें की, बहुत बातें की। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं बहन जी आपके पापा जी को मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो मेरे फादर भी बहुत खुश हुए। जब हम आने लगे तो गुरुजी पूछते हैं कि आपने कनाडा को वापस कब जाना है। उन्होंने बताया कि मैं इस तारीख को फरवरी में जा रहा हूँ वापस। उनके जाने से एक दिन पहले शाम को अचानक, गुरुजी जब आते थे अचानक ही आते थे, घर आ गए। कहते आपने कल को जाना था ना, मैं इसलिए सोचा कि आपको मिल जाऊं। एज यूजुअल जब वो आकर जाते थे तो जो मेरी बीच वाली बेटी है यही हमारे पास थी। बड़ी बेटी भी पढ़ने चली गई थी, छोटी बेटी कनाडा चली गई थी। तो हरमन है इस बेटी का नाम, जिसके पास हम रह रहे हैं, ये कैलिफोर्निया में है। इसने बड़े धीरे से गुरुजी से पूछना कि गुरुजी अब फिर कब आओगे। तो उस दिन गुरुजी बोले, क्योंकि हमारे एक अंकल और वहां आए बैठे थे, वो भी गरेवाल थे। गुरुजी कहते, मेरे फादर भी गरेवाल। गुरुजी कहते जब 2 गरेवाल भरा फिर इकट्ठे होंगे मैं तब आऊंगा। तो बेटी बड़ी उदास होगी, कहती मम्मा नाना जी तो अब चले जाएंगे, साल भर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब गुरुजी हमारे 1 साल नहीं आएंगे घर में। क्योंकि पहले तो कभी बोल जाते थे 2 हफ्ते को आ जाऊंगा, कभी महीने को आऊंगा, कभी कहते थे फिक्र मत कर मैं जल्दी आऊंगा, तो आ जाते थे। हमको हर समय ऐसे रहता था कि गुरुजी अब भी आए, अब भी आए, यही सोचते रहते थे कि कभी भी आ सकते थे। तो वो तो जानी जान थे। आप बिलीव करना कि मेरे फादर को फरवरी में जाकर अप्रैल के फर्स्ट वीक में किसी काम के लिए फिर वापस आना पड़ा। सो इसका मतलब ये है कि वो जो ऐसे सुते सिद्ध कोई बात बोल देते थे तो उसका कोई मीनिंग होता था, वो तो जानते थे। हम लोग नहीं समझ पाते ऐसी बातों को। हुआ क्या, जब जलंधर जाते थे तो वहां एक प्रॉपर्टी डीलर आया करता था, क्योंकि हम रेंट पे रहते थे वहां। गुरुजी को था कि अब बहन जी कोई मकान लिया जाए। प्रॉपर्टी डीलर को कहते हैं देख ये मेरे प्रोफेसर हैं, इनके लिए किसी अच्छे से एरिया में सस्ता और बढ़िया मकान लेकर दे। उसने सोचा अच्छा ठीक है गुरुजी, पर कोई इस बात पे गौर न की। 15-20 दिन के बाद जब वो फिर गया, गुरुजी ने उससे पूछा क्यों फिर प्रोफेसर साहब ले कोई मकान देखा। तो कहता है गुरुजी नहीं अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिला। कहते फिर जहां क्या करने आते हो। मैं तो अपने भक्तों को परखता हूँ, जो समझते हैं वो पा लेते हैं, कुछ जो नहीं समझते वो कुछ नहीं पा सकते। कहते मैं तो अपने भक्तों को सुई के नक्के से निकालता हूँ। तभी वहां एक शब्द लगा होता था, गुर पीरां दी चाकरी अत औखी सुख सार। गुरुओं को पाना एक बार मुश्किल होता है, जब गुरु को पा लिया तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो आप बिलीव कीजिए कि कुछ दिनों बाद एक वहां इंडस्ट्री ऑफिसर था, वो हमको जानता था, वो हमारे घर आया चलकर, आकर कहने लगा कि प्रोफेसर साहब मेरे पास ना ये राजगुरु नगर है, फिरोजपुर रोड पे बहुत अच्छा एरिया डेवलप हुआ है, वहां HIG फ्लैट्स बन रहे थे, बनने थे अभी। तो मेरे को एक तो वैसे अलॉट हो गया,
एक मैंने सीएन से करवा लिया, अब 2 हो गए। ऐसे करो, एक आप ले लो, मैं आपको दे देता हूँ, उसका प्रीमियम कोई नहीं होगा, जो किस्त होगी आप भरते रहना। उसी दिन एग्जैक्टली शाम को गुरुजी हमारे घर आए। तो हम बड़े खुश हुए कि आज ही वो रंधावा आया था जी कहने के लिए, आज ही गुरुजी आ गए, वरना तो हमने नेक्स्ट डे गुरुजी के पास जाना था। हमने बताया कि गुरुजी ऐसे वो आया था और हमको ये ऑफर देकर गया है कि मेरे पास 2 फ्लैट्स हैं, एक की किस्तें आप भरनी शुरू कर दो, तो वो आप ले लो। गुरुजी कहेंगे बहन जी बहुत बढ़िया है, वो तो उनका नींव पत्थर मैंने रखा हुआ है, ठीक है वो ले लो। चलो बहुत ही खुश हुए ऐसे कि इनको कोई अच्छा मकान मिल गया। हम उसकी किस्तें भरते रहे, तो फिर वहां शिफ्ट कर गए, अभी भी वहां ही है हमारा रेजिडेंस। जब इंडिया में जाते हैं तो जलंधर जाना, बहुत जाना, हर समय यही रहना कि कब जलंधर पहुंचे, गुरुजी के पास पहुंचे। वहां पहुंचते थे तो हम बिल्कुल मत्था टेकना और दीवार के पीछे लगकर बैठ जाना, कभी ऐसे आगे उनकी चेयर के पास बैठने की कोशिश नहीं करते थे। 1-2 बार मेरे को एक लेडी बोलने लगी कि आपका तो गुरुजी से इतना प्यार है, आप अब बिल्कुल पीछे जाकर बैठ जाते हो, तो गुरुजी भी आपको इतना प्यार करते हैं। मैंने कहा जब गुरुजी के दूर बैठते हैं ना तो सामने होते हैं, गुरुजी की निगाह दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। अगर बिल्कुल पास बैठ जाओ तो उनको ऐसे नीचे को होकर देखना पड़ेगा, दूर रहते हैं तो हमेशा नजरों में रहते हैं। कहती ये तो सही बात है, क्योंकि गुरुजी क्या करते थे कि हमको अपने पास बुलाते थे हर समय। जिस समय भी हम जाते थे, हम हफ्ते में 2-3 बार भी जाया आते थे, तो हमको अपने चरण दबाने की सेवा देते थे। घंटा घंटा 2-2 घंटे, कभी मेरे को कभी मेरी बेटी को, हम उनके चरण दबाते रहते थे। तो जब दबाकर हटते थे तो ऐसे हाथ हो जाते थे जैसे खूब मॉइस्चराइजर लगाया है, और हमारे हाथों में बहुत खुशबू आती रहती थी। हम भाग्यशाली समझते हैं जो हमको ऐसे गुरु मिले, ऐसा कल्याण किया हमारा उन्होंने। तो ये काम चलता रहा। एक बार मैं और मेरी बेटी गुरुजी के कमरे में बैठे उनके पैर दबा रहे थे। मैंने क्या देखा कि गुरुजी के पैर हैं, जो आप भी जो गुरुजी के चरण स्वरूप हैं, कभी ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि जहां गुरुजी के नेल्स हैं वहां से वो जगह ब्लैक हुई हुई है। क्योंकि मैं तो इतनी देर से देख रही थी, पहले बिल्कुल साफ होते थे। जब मैंने वो ब्लैक देखे तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये आपके नेल्स को क्या हो गया, जहां स्किन और नेल्स होते हैं भी इतने ब्लैक कैसे हो गए। तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि बहन जी जब मैं रात को भक्ति करता हूँ, कमरे की लाइट्स बंद कर देता हूँ, कर्टन लगा लेता हूँ, क्योंकि गुरुजी के कर्टन भी मैरून थे, कारपेट भी मैरून, बेड कवर भी मैरून, अंधेरा हो जाता था, तो मेरे नेल्स से लाइट निकलती है, ये ग्लो करते हैं, उसी की वजह से ये बर्न हो गए। सो इतनी उनमें भक्ति और शक्ति दोनों चीजें आ गई थी कि पहले तो वो स्टेथोस्कोप लगाते थे स्पून का, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया। बंद किया तो उनके दृष्टि से ही पता चल जाता था, जब किसी को देखते थे तो उसका कल्याण हो जाता था। जिस पर भी वो अपनी दृष्टि डालते थे उसी का भला हो जाता था। वहां कीर्तन बहुत अच्छा होता था, जो शब्द वहां लगे होते थे, हम अभी भी जब वो शब्द सुनते हो, फिजिकली चाहे हम कहीं भी हो तो मेंटली हम वहां पहुंच जाते हैं, सोल हमारी वहां पहुंच जाती है।
गुरु जी कहते थे अपना माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को सरेंडर कर दो, आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, वो मेरे पे छोड़ दो आप। तो हमको बहुत अच्छा लगता था। एक बार वहां कीर्तन हो रहा था, बिल्कुल साइलेंस थी, फुल हॉल था, संगत बड़ी बैठी थी, तो हम गुरु जी के सामने दीवार के साथ बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को ऐसे हाथ मारा इशारे से, तो ये उठकर उनके पास चेयर के पास बैठ गई। उन्होंने अपना हाथ ऐसे घुमाया और खोए का पेड़ा तकरीबन 250 ग्राम ऐसे इसकी ओर बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली इसके भी दोनों हाथ खुल गए और वो पेड़ा इसके हाथ में रख दिया उन्होंने। वो रब्बी प्रसाद दिया बेटी को। ये भी आंखें बंद करके बैठ गई और गुरु जी भी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर बैठ गए। गुरु जी का रंग बिल्कुल लाल हो गया था। 10 मिनट के बाद गुरु जी ने आंखें खोली और वो प्रसाद जो पास पास बैठे थे उनको बांट दिया। बाकी कहने लगे कि इसको घर ले जाओ। तो वो प्रसाद हमारे घर कम से कम हमने 6 महीने रखा। जब कोई बात होती थी तो थोड़ा सा उसको बांट लेते थे। हमारे घर में भी ऐसे होता था, कभी अमृत वर्षा हो रही है, कभी ये गोल्डन और सिल्वर की स्ट्रिंग्स हमारे बेड पे गिरी पड़ी हैं, कभी कहीं गिरी पड़ी हैं। वो स्ट्रिंग्स मीटर मीटर लंबी होती थी। कभी कोई रेड कलर का कपड़ा थ्रेड होता था, तो हमको समझ नहीं आती थी कि ये कहाँ से आ गया। और जब वो अमृत वर्षा होनी तो हमने सोचना ये पानी कहाँ से गिर गया। फिर ऐसे गुरु जी से बात की। गुरु जी कहते